हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोरोना में, लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो मेरे बच्चे और बायो लेने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो ओनली एमपी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है या उनके पास नोट्स नहीं है, तो वो ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गांव में ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बच्चे बिल्कुल बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो वो ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को फायदा मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। जहाँ डाउट्स हो पूछ सके। वो चाह कर भी कोचिंग स्कूल नहीं जा सकते, तो कम से कम इन्हीं वीडियो से पढ़ाई करें। ठीक, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। आते हैं हम पढ़ाई पर। 12th क्लास है, बोर्ड एग्जाम है, घर बैठ के आराम से पढ़ाई करिए और जहाँ डाउट्स हों पूछते चलिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। बहुत ही सरल भाषा में मैंने कोशिश की है बच्चों आपको समझ में आ जाए सारे टॉपिक्स। बहुत डीप जाकर कम से कम बोर्ड स्टेट लेवल पर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सके, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके ना। तो ये लेसन जो हम पढ़ रहे हैं ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। और फीमेल रिप्रोडक्शन में जो आपके अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ चुके हैं। अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड इट्स हार्मोनल इफेक्ट, कि जो मासिक धर्म है, मासिक चक्र है जो स्त्रियों में पाया जाता है, उसमें हार्मोन की क्या भूमिका है। क्योंकि ये पूरा रेगुलेट होता है, हार्मोन से ही रेगुलेट होता है मासिक चक्र। इसकी डेट बिल्कुल निश्चित है कि इस डेट से इस डेट तक होगा, इस डेट से इस डेट तक होगा, ये पूरी ही निश्चित है। तो इसमें हार्मोन्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने पिछले ही वीडियो में जो ओवरी का फॉलिकुलर स्टेज बनाई हुई थी वो अभी मैंने हटाया नहीं है, इसी में मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मासिक धर्म है क्या, है ना। और पूरे जितने भी संसार के प्राणी हैं उसमें जो मासिक धर्म पाया जाता है, अब देखिए ये भी एक प्रश्न है, मासिक धर्म क्या है कि हर महीने एक निश्चित चक्र के बाद, चक्र में जहां से शुरू हुआ उसी डेट को खत्म होगा, ऐसा चक्र, साइकिल। तो कुछ प्राणी ऐसे हैं, प्राइमेट्स, जैसे कपी हैं और एप्स है, मनुष्य है और मंकीज है। इनमें क्या होता है, इन प्राइमेट्स में मासिक धर्म होता है, मीन्स महीने की इस तारीख को एक महीने के बाद उनको ब्लीडिंग होती है थ्रो वेजाइना, थ्रो योनि। किंतु बाकी जितने भी ऐसे जीव हैं जो जंतुओं को जन्म देते, शिशु को जन्म देते, अंडे नहीं देते, शिशु को जन्म देते हैं, तो उनमें ये क्यों नहीं होता, क्या होता है उनमें? तो उनमें एक अलग चक्र पाया जाता है जिसे मध्य चक्र कहा जाता है। मध्य चक्र में
जिन जीवों में मध चक्र होता है उनमें ये ब्लीडिंग वाला सिस्टम नहीं होता। उनमें यदि फर्टिलाइज हुआ एक तो ठीक है, नहीं तो डिसॉल्व हो जाएगा बॉडी के अंदर। किंतु हम जो पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और ह्यूमंस में मासिक धर्म पाया जाता है। ये मासिक धर्म का जो चक्र है 28 दिन का होता है। कुछ में 28, कुछ में 30, कुछ में आजकल हार्मोनल इफेक्ट के बिगड़ते में इनके टाइमिंग्स वेरिएट हो रहे हैं, लेकिन इसका मेन जो टाइमिंग है वो 28 से 30 दिन का होता है ना। इस अलग अलग स्टेजेस होती हैं और पूरा जो रेगुलेशन होता है वो फर्स्ट डे से लेके 28 डे तक पूरा का पूरा हार्मोन द्वारा, जो हार्मोन है इसको इफेक्ट करते हैं। यदि हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं तो इसके डेज में डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो जहाँ से ये रेगुलेट होता है तो उसके लिए हमारे एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जननांगों को एक्टिवेट करने के लिए यह हार्मोन है और इसका नाम GnRH। ये इसको मैं राउंड अप कर देती हूँ, ये हार्मोन है। ठीक है, GnRH मीन्स, इसका फुल नेम यहाँ लिख देती हूँ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ये इफेक्ट करता है किसके ऊपर? ये इफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जो हमारी बॉडी की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि पर इफेक्ट करता है और पीयूष ग्रंथि के भी किस पार्ट में इफेक्ट करता है? ये एंटीरियर लोब पर, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे GnRH इफेक्ट करता है, डालता है, इफेक्ट डालता है उसके ऊपर, जिससे इससे एक हार्मोन निकलना शुरू होता है FSH और इसी से ही दूसरा हार्मोन थोड़ा टाइम डिस्टेंस के बाद निकलता है, क्योंकि FSH जहाँ वहां जाकर जो काम करता है, जो इफेक्ट डालता है, उसके कारण फिर LH निकलना शुरू होता है। लेकिन निकलते कहाँ से? पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से। कौन से पिंड से? अग्रपिंड। किसका? पीयूष ग्रंथि का। दूसरा जो हार्मोन है इसका नाम है LH। तो ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से। इसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। बच्चों, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, कि फॉलिकल को निकालो, फॉलिकल को मैच्योर करो। ओवरी को जाकर ये ऑर्डर करेगा कि जो फॉलिकल आपके अंदर बनी हुई है उसको आप मैच्योर करो और बाहर निकालो। और जो LH है इसका फुल नेम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहले काम करता है FSH। क्या करता है ये जाकर ओवरी के अंदर, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बेबी गर्ल होती है जब वो पैदा होती है तभी उसके अंदर प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं वो बने हुए होते हैं। लगभग 60,000 करीब उसमें बने हुए होते हैं और किसी में 40,000 बने हुए होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल उसमें बने हुए हैं
उनको फर्दर डेवलपमेंट के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? FSH, जैसा कि इसका नाम ही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके प्रभाव से होता क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है? इससे जो प्राथमिक अंडक कोशिका, प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं, जो प्राथमिक अंडक कोशिका का परिपक्वन शुरू होता है, मैच्योर होती हैं, वो मैच्योर होकर वो क्या बनाती हैं? परिपक्व होकर द्वितीय अंडक कोशिका, फिर ग्रेफियन पुटिका, पुटिका मीन्स फॉलिकल, पुटिका बनाती है। यहाँ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, फॉलिकल को ही पुटिका कहा जाता है। तो प्राइमरी जो अंडक कोशिका है उसका परिपक्वन होना शुरू हो जाता है, किसमें? ओवरी के अंदर। किसके प्रभाव से? FSH के प्रभाव से। और इसके ये है प्राइमरी फॉलिकल, इससे धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन पुटिका बन जाती है। किसके कारण? FSH के कारण। ठीक है। अब क्या होता है, जब ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन रही थी, ग्रेफियन फॉलिकल बन रही थी, उस समय यहाँ पर इसके चारों ओर ये जो आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, सेल्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहा जाता है थीका। पहले कहा जाता है, इस स्टेज में कहा जाता है थीका फॉलिकली, और ये आगे जाकर और ज्यादा लेयर बना लेती हैं, तब इन्हें कहा जाता है थीका ग्रेन्युलोसा। थीका ग्रेन्युलोसा बहुत अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो थीका ग्रेन्युलोसा है, जब ये वाला डेवलपमेंट चल रहा है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और फिर ग्रेफियन पुटिका, इसी दौरान इसमें थीका फॉलिकल से थीका ग्रेन्युलोसा बनती है। और ये जो थीका ग्रेन्युलोसा है ये क्या करती है? ये भी एक हार्मोन का स्रावन करती है। थीका ग्रेन्युलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है? एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। आप बिल्कुल ध्यान रखें इसको। FSH ने क्या किया? फॉलिकल का डेवलपमेंट किया। फॉलिकल के डेवलपमेंट की जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें थीका ग्रेन्युलोसा बनती है, और इस थीका ग्रेन्युलोसा से एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। अब देखिए ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे ही होता है, यहाँ से फेमरी निकले होते हैं जो यूट्रस ओवरी को ढांक कर रखते हैं। ये तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियम बनाता है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो यूट्रस की सबसे अंदर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, फिर उसके बाद में बीच की मायोमेट्रियम और अंदर की एंडोमेट्रियम होती है। तो सबसे अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो पिछले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रफ्चर हो चुकी है, उसका निर्माण शुरू करता है कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का निर्माण शुरू करता है। आप कैसे याद रखेंगे? ए से एस्ट्रोजन, ए से एंडोमेट्रियम। ठीक, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो एंडोमेट्रियम है वो रफ्चर हो जाती है।
और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए या नेक्स्ट यदि जाइगोट बनेगा तो ब्लास्टुला को रखने के लिए क्या जरूरी होता है, एंडोमेट्रियम का फिर से बनना जरूरी होता है। तो एंडोमेट्रियम का बनना किससे शुरू होता है, एस्ट्रोजन से। ये क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम बनाता है। सिंपली हम लिख लेते हैं एंडोमेट्रियम बनाता है। ठीक, एक तो ये हो गया। तो एफएसएच का काम इतना है। ठीक है, एफएसएच ने क्या किया बच्चों, एफएसएच ने जैसे ही कहाँ से शुरू हुआ हार्मोन, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो हार्मोन है इसने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे इफेक्ट किया और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब था उससे एक हार्मोन निकला एफएसएच। ठीक, एफएसएच का फुल नेम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, ओवरी में जाकर ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसको सेकेंडरी फॉलिकल और फिर ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज करेगा। इसमें चेंजेस आएंगे, इसमें मियोसिस जो रुक गया था वो आगे बढ़ेगा, इसमें जो थीका फॉलिकली 1 लेयर थी वो ज्यादा लेयर की बनेगी और अंदर भी डिवीजन होगा। तो ये सब काम कौन करता है, एफएसएच। जब ये प्रोसेस चल रही होती है तब एग जो सेल है उसके चारों तरफ जो थीका फॉलिकली थी वो कई लेयर की बन जाती है, तब उसे थीका ग्रेन्युलोसा बोला जाता है। और थीका ग्रेन्युलोसा की जो सबसे अंदर की परत है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये फीमेल हार्मोन है और ये फीमेल हार्मोन क्या करता है, ये यूट्रस में जाकर यूट्रस में पहुंचता है और यूट्रस में एंडोमेट्रियम के निर्माण को शुरू कर देता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन साइकिल यदि चलता रहे, यदि प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो हर महीने एंडोमेट्रियम जो है वो मेंस्ट्रुएशन के साथ में बाहर निकल जाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हार्मोन पे अपन जाते हैं। तो नेक्स्ट हार्मोन जो है, जैसे ही एफएसएच का लेवल हाई होता है तो उस समय में क्या हो, हाई होने से ये हो जाता है आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पता चलता है कि शुरू हो गया है, फॉलिकल का बनना शुरू हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। तो उस समय इससे फिर एक अलग हार्मोन निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब हाई होता है, एफएसएच तो हाई है और ल्यूटिनाइजिंग का भी हाई हो जाता है, तो उस समय दोनों के इफेक्ट से क्या होता है, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये ग्रेफियन फॉलिकल ओवरी की जो वॉल है उसके पास आती है और ये ग्रेफियन फॉलिकल फट जाती है और जो एग है, एग सेल, बाकी बॉडी अंदर रह जाती है, जो एग सेल है ये क्यूमुलस ओवरिकस के साथ में ओवरी से बाहर निकल आती है। और इस क्रिया को, जिसमें ओवरी से एग सेल बाहर निकलती है, उसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। हिंदी में कहते हैं अंडो उत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन इफेक्टिव है वो कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यदि ये नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा मींस एग जो है वो डेवलप तो हो जाएगा एफएसएच के कारण, लेकिन ओवरी से बाहर नहीं आ पाएगा। ओव्यूलेशन या अंडो उत्सर्ग की क्रिया करता है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया। हाई लेवल एफएसएच, हाई लेवल एलएच इज इक्वल टू अंडोत्सर्ग मींस ओव्यूलेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला लेवल शुरू होता है। देखिए, यहाँ से ओवरी से एग जो है बाहर आ गया, ये एग बाहर आया तो ओवरी से यहाँ पर बाहर आ गया। जब ये बाहर आ गया तो इसको ये फिम्बरी अपने अंदर कर लेंगे और ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ एम्पुला तक पहुंचेगा। जब ये एम्पुला तक पहुंचेगा तो उस समय दो कंडीशंस हो सकती हैं। दो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि एक तो कि ये एग यहाँ पर
ओव्यूलेशन के बाद जब यहाँ पहुंचा है तो या तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा या नहीं होगा। दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। यदि फर्टिलाइज हो जाता है तो इससे बनेगा आगे जाइगोट, भ्रूण बनेगा और भ्रूण से फिर मोरुला, ब्लास्टुला स्टेजेस आएंगी और ब्लास्टुला जो है यहाँ पर जाकर फिक्स होगा। ठीक, अब यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर ये एग धीरे धीरे यहाँ पर आएगा और यूट्रस में आएगा, क्योंकि अंदर फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, बहुत बारीक बारीक अंकुर होते हैं, बहुत से ऐसे जो आगे की ओर एग को क्या करते हैं, करते जाते हैं, तो रोम होते हैं अंदर। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा उस समय भी हार्मोनल इफेक्ट के कारण यहाँ यूट्रस की जो रक्तवाहिनियां ये सिकुड़ जाएंगी, एंडोमेट्रियम रफ्चर हो जाएगी और एग को लेकर बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो अब देखिए कि एंडोत्सर्ग हो गया और एग कहाँ पर पहुंच चुका है, अब यहाँ पर बाहर आ गया है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब देखिए, अब जो हार्मोन बनने वाला है उसको कौन बनाता है? तो यहाँ पर हमने देखा कि अंडोत्सर्ग हो गया, ये जो पूरी बॉडी थी ग्रेविड पुटिका की अंदर रह गई। ये जो अंदर बॉडी रह गई है इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें कहा जाता है लुटियल कोशिकाएं। इन्हें कहा जाता है लुटियल कोशिका। और ये जो पूरी बॉडी है इसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। देखिए, रिलेट करिए। अच्छा, आप ये जो हार्मोन था, ये हार्मोन का नाम क्या था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ही क्या हुआ, एग बाहर निकला और ये जो पूरी बॉडी थी इसमें कौन सी कोशिका बनी? नाम रिलेट करिए, लुटियल कोशिका। और लुटियल कोशिका वाली जो बॉडी है इसे क्या कहा जा रहा है? कार्पस ल्यूटियम। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के काम करने के बाद बन रही। ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हाई लेवल पर होने पर ये दो प्रकार से कार्य करेगा। अंडोत्सर्ग होने के बाद दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या होगी? नॉन फर्टिलाइजेशन, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। देखिए, दोनों कंडीशन, ये इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं। अब नॉन फर्टिलाइजेशन यानी अंडा, अंड कोशिका अनिषेचित, तब क्या होगा और इस समय क्या होगा, हम इस पे बात करते हैं। यानी इस समय जब अंडा निकला और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा तो उस समय उसे स्पर्म सेल नहीं मिली, तो एग कैसा रह गया? अनिषेचित रह गया। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे खिसक कर यूट्रस में पहुंचेगा। अब यहाँ पर हार्मोन क्या करेंगे? यहाँ पर कौन बनाएगा हार्मोन? तो यहाँ पर ये जो कार्पस ल्यूटियम है इस समय एक हार्मोन बनाने लगती है। कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है, फीमेल हार्मोन से प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये भी एक फीमेल हार्मोन है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये भी कार्पस ल्यूटियम निकालने लगेगी और यदि प्रेगनेंसी आ गई तब तो ये 9 मंथ्स तक एवरग्रीन प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एग कहाँ पहुंच गया है? यहाँ यूट्रस में पहुंच गया है, तो उस समय में क्या होगा कि यहाँ से
एस्ट्रोजन का भी काम हो चुका है और इसने एंडोमेट्रियम को बना दिया है। अब प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से निकल रहा है। प्रोजेस्टेरोन को आगे बनना है कि नहीं बनना, ये किस पर निर्भर करेगा कि एग जो है वो फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एस्ट्रोजन भी अपने लोअर लेवल पे चला जाता है और प्रोजेस्टेरोन भी अपने लोअर लेवल पर चला जाता है। दोनों का यदि लोअर लेवल होता है तो जो एंडोमेट्रियम है ये एंडोमेट्रियम टूट जाती है और एंडोमेट्रियम जब टूटती है, यहाँ पर एग पहुंच चुका है तो ये एंडोमेट्रियम एग को लेकर एंडोमेट्रियम क्यों टूटती है, क्योंकि ये दोनों के लोअर लेवल से जो यूट्रस की दीवार है इसकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे एंडोमेट्रियम को पोषण नहीं मिलता और एंडोमेट्रियम एग के साथ मटेरियल को लेकर ब्लड और वेजाइनल थोड़ा सा सिक्रीशन और एग एंडोमेट्रियम ये सब को लेकर वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसी को हम मासिक धर्म कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग में क्या क्या होता है, एंडोमेट्रियम रप्चर, एंडोमेट्रियम एग, वेजाइनल लिक्विड, ब्लड, ये सब होता है और एंडोमेट्रियम शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये कब हुआ, जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लोअर लेवल आया। लोअर लेवल क्यों आया, क्योंकि एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, अब यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उसे एग को स्पर्म्स मिल जाते हैं, तो उस समय क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और ये जब जाइगोट बनेगा तो जैसे ही जाइगोट बन जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने लगेगा। प्रोजेस्टेरोन कौन बना रहा है, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम ज्यादा मात्रा में बनाएगा और जब ज्यादा मात्रा में बनाएगा तो प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल से प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल हो जाएगा और हाई लेवल होने से ये किसको मदद करेगा, ये मदद करेगा ये जो फर्टिलाइज एग है जो जाइगोट के रूप में आया है यहाँ पर और ब्लास्टुला आया है यहाँ पर 7वें 8वें दिन में, तो उसको एंडोमेट्रियम से चिपकने के लिए एंडोमेट्रियम पे जाकर अपरा प्लेजेंटा बनाने के लिए ये आगे मदद करेगा और जब तक प्रेगनेंसी रहेगी 9 मंथ्स तक, तब तक प्रोजेस्टेरोन लगातार निकलता रहेगा। आगे चलकर जब प्लेजेंटा बन जाता है तो प्लेजेंटा फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन बनाने लगता है, क्योंकि भ्रूण के विकास के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, समझ में आ गया ये हार्मोन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंटीरियर लोब को प्रभावित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिससे इससे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है जो प्राथमिक अंडक कोशिका को परिपक्व करके द्वितीयक अंडक कोशिका और ग्रेफियन कोटिका ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज करता है। इसी दौरान जो थीका फॉलिकल इसी थीका ग्रैन्युलोसा बनती है, उसकी सबसे अंदर की लेयर से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन और ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम का निर्माण करता है, इसकी परत को थोड़ी मोटी करता है ताकि वो तैयार हो सके भ्रूण को स्थापित करने के लिए। और इस समय में जैसे ही ये कार्य चल रहा होता है, एस्ट्रोजन का हाई लेवल होता है, तो उससे पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जो ग्रेफियन कोटिका और ग्रेफियन फॉलिकल बन चुकी है, इसमें से एग को बाहर निकालने में मदद करता है। ओवरी की दीवार के पास ये चिपक जाती है, एग बाहर निकल आता है, ओवरी की दीवार रप्चर हो जाती है। एग बाहर आने के बाद जो अंदर एक बॉडी है वो बच जाती है, एग बाहर निकल आता है। एग बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं और ओव्यूलेशन के बाद ये ओव्यूलेशन जो एग सेल है ये फिम्बरी द्वारा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचती है
इसके बाद दो कंडीशंस होती हैं, या तो एग फर्टिलाइज्ड होगा या फिर एग फर्टिलाइज नहीं होगा। अब इस पर निर्भर करता है कि मेंस्ट्रुएशन आएगा या नहीं आएगा। यदि एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं आएंगे, और यदि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन आएंगे। ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, जैसे ही एग फर्टिलाइज नहीं होता तो नहीं होने पर वो यहाँ से कुछ दिनों में यहाँ से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है। जब ये यूट्रस में पहुंचता है तो इतने दिनों में ही यहाँ पर ये जो एग बाहर आ चुका था, इससे एक बॉडी बनी थी कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलने लगता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ही कम रहता है शुरू में, और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी कम रहता है। तो उसके कारण यूट्रस की दीवार की रक्तवाहिनियां सिकुड़ जाती हैं, और जिससे एंडोमेट्रियम रफ हो जाती है, टूट जाती है, और एग को लेकर थ्रू वेजाइना, वेजाइनल लिक्विड, ब्लड, एग, एंडोमेट्रियम टूटी हुई सब बाहर निकलता है, और ये 3 से 5 दिन तक चलता है। इसे ही हम मासिक धर्म कहते हैं। ठीक, ये एक कंडीशन हो गई। अब यदि एग फर्टिलाइज्ड हो गया, यहाँ पर एग था और उसको स्पर्म्स मिल गए, तो यहाँ से एग फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ तक आते आते ब्लास्टोला बन जाता है। ब्लास्टोला जब बन जाता है तो उस समय में ये जो कार्पस ल्यूटियम है, इससे प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, लगातार निकल रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इससे एंडोमेट्रियम और थिक हो जाती है, जिससे ये ब्लास्टोला इसके साथ चिपक कर और अंदर की ओर यूट्रस में घुसता है, अपरा प्लेजेंटा का निर्माण करता है। कुछ समय तक कार्पस ल्यूटियम जो है ये बनाती रहती है प्रोजेस्टेरोन, और अपरा जब बन जाती है तब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण फिर कौन करने लगता है? अपरा प्लेजेंटा भी करने लग जाती है। अब यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम का जो प्रोजेस्टेरोन बन रहा था वो धीरे धीरे निकलना बंद होगा, और कार्पस जो ल्यूटियम है ये बदल जाएगी कार्पस एल्बिकेंस में, कार्पस एल्बिकेंस में, और कार्पस एल्बिकेंस धीरे 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 खुलकर विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, दोनों ही कंडीशन समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं किस पे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे। इसको मैं मिटा रही हूँ। बच्चों, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फर्स्ट स्टेज है रजोधर्म अवस्था, मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ये मेंस्ट्रुअल पीरियड कहता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड। 3 अवस्था में इसको बांटा है, मासिक, या फिर इसे रजो धर्म अवस्था कहा जाता है। फिर दूसरी जो अवस्था है वो है ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी स्टेज। फिर थर्ड है पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था, और इसको क्या कहते हैं? पश्च अंडोत्सर्गी अवस्था। ठीक, चलिए अब ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है ये 3 से 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन। अभी हमने समझा कि मेंस्ट्रुएशन क्या है? जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ,
एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो यहाँ यूट्रस के पास में आया। LH और FS जो था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का लेवल बहुत ही इस समय कम रहता है, जिससे इसकी दीवार की रक्तवाहिनियां सिकुड़ जाती है, एंडोमेट्रियम को ब्लड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है और एग को वेजाइनल लिक्विड को ब्लड को लेकर बाहर निकलती है। उसी टाइम को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और ये 3 से 5 दिन का होता है। इस दौरान एंडोमेट्रियम पूरी साफ हो जाती है, एग पूरा बाहर निकल जाता है, और जैसे ही ये 5 दिन कंप्लीट होते हैं तो छठवें दिन कौन सी स्टेज शुरू हो जाती है? ये 6वां दिन है, और 6वें दिन कौन सी स्टेज शुरू हो जाती है? प्री ओव्यूलेटरी स्टेज। अब प्री ओव्यूलेटरी स्टेज में क्या होता है? प्री ओव्यूलेटरी स्टेज में पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH निकलेगा, और वो FSH इस प्राइमरी फॉलिकल को धीरे धीरे ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज करने लगेगा। 6वें दिन क्या निकलता है? FSH निकलता है। अब FSH का अभी अपन ने काम पढ़ा कि क्या करता है, वो FSH निकलेगा और FSH निकलकर प्राइमरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज करेगा। ठीक है, ये काम कब तक चलेगा? 6वें दिन से 13वें दिन तक, और 14वें दिन LH निकलेगा। क्या निकलेगा? LH निकलता है। जब FSH का लेवल हाई हो जाता है, एस्ट्रोजन निकल जाता है, एस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम बनने लग जाती है, और 13वें दिन तक ये काम चलता है। 14वें दिन पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लोब है, अग्रपिंड है, वहां से LH हार्मोन निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से ग्रेफिन फुटिका बन चुकी है, FSH ने बना चुका है। तो ये 14वें दिन ये एग कब निकलता है? कौन सा दिन होता है? देखिए, ये वाली जो पूरी स्टेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने दिन चलती है? मेंस्ट्रुएशन के 6वें से 13वें दिन तक, 13वें दिन तक चलती है। ठीक है, ये यहाँ तक पूरी स्टेज 13वें दिन तक चलती है, और ये वाला जो स्टेज है ये कौन से दिन आ जाता है? 14वें दिन। 14वें दिन कौन सा हार्मोन से? LH के इफेक्ट से ये जो एग है ये कहाँ आ जाता है? ओवरी से बाहर आ जाता है। जब ये 14वें दिन बाहर आ जाता है तो इसके बाद अब मासिक धर्म अवस्था को भी 14 दिन और लगेंगे, यानी 14 दिन ओवरी के अंदर, फिर 14 दिन एग कहाँ रहता है? बाहर। उसके बाद यदि नहीं फर्टिलाइज हुआ तो वो शरीर से बाहर निकलता है, यानी कुल कितने दिन हो गए? 28 दिन। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है ये 6 से लेके 14वें दिन तक रहती है। 6वें दिन से कहाँ तक रहती है? 14वें दिन तक रहती है, और ओवरी से अंडा बाहर निकल आता है। यानी ये स्टेज, ये वाली स्टेज दोनों मिलाकर यदि हम देखें तो इसमें 14 दिन लगते हैं। अब इसके बाद अंडा बाहर निकल चुका है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका है, फिर वही 2 कंडीशन आ जाती हैं, और उस 2 कंडीशन में यदि वो फर्टिलाइज हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, मासिक धर्म होगा ही नहीं, और यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो 15वें दिन से 28वें दिन तक कार्पस ल्यूटियम घुलने लगती है, ठीक, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, और जो यूथिका ग्रैन्युलोसा थी इससे एस्ट्रोजन निकल रहा था और वो भी कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन भी कम हो जाता है।
अब ये दोनों का लेवल जब प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो उस समय एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, क्योंकि रक्तवाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और उसके बाद ये रप्चर होना शुरू हो जाती है। ये कब की बात है? पश्च अंडोत्सर्गी अवस्था है, जिसमें इन दोनों का लेवल कम हो जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम एग को लेकर बाहर निकलना शुरू करती है। तो ये क्रिया कितने दिन से कितने दिन तक होती है? यानी एग जब ओवरी से निकला और जब वो थ्रू वेजाइना निकलना शुरू होगा, फर्स्ट डे होगा, वो कौन सा डे होगा? 28वां दिन। पहला मासिक चक्र हुआ, उसके ठीक कौन से दिन होगा? वो 28वें दिन होगा। और 28वें दिन फिर से मासिक चक्र शुरू हो जाएगा। इन दोनों के लेवल कम होने के कारण दोनों लेवल कम होंगे और कम होने से फिर से अंडा एंडोमेट्रियम के साथ में बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने से जैसे जैसे बाहर निकलेगा वैसे वैसे यहाँ पर ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये घुलने लगेगी, कार्पस एल्बिकेंस बनाएगी और बाद में कार्पस एल्बिकेंस धब्बे के रूप में बदलेगी। तो इसमें से प्रोजेस्टेरोन निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ओवरी के अंदर ही घुल जाएगी। ठीक है। और 28वें दिन जो एग है, एग सेल, वो एंडोमेट्रियम के साथ में बाहर निकलेगी। तो फिर से मेंस्ट्रुएशन जो शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाएगा। और ये कौन सा डे होगा? 28वां दिन, जिस दिन फिर से पीरियड शुरू होंगे और वो 5 दिन तक चलेंगे। उसके बाद 6वें दिन से फिर क्या होगा? 6वें दिन फिर से FSH निकलेगा और ये 13वें दिन तक डेवलप करेगा ग्रेफियन फॉलिकल को। ग्रेफियन फॉलिकल एग ओवरी की दीवार के पास आ जाएगी। 14वें दिन LH के प्रभाव से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से एग सेल बाहर निकल आएगी और फिम्बरी के द्वारा ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगी। फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगी तब क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब में वो 14वें दिन पहुंच गई। 14वें दिन से वहां से उसको यूट्रस में आने में जो टाइम लगेगा और पूरी प्रोसेसिंग होने में, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यहाँ तक आने में कार्पस ल्यूटियम से कार्पस एल्बिकेंस बनने में 14वां से 28 दिन लगते हैं। और इन दिनों में यहाँ पर इससे जो प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था कार्पस ल्यूटियम से, जब इसको पता लग जाता है कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल तो वैसे ही कम हो गया थीका ग्रैन्युलोसा से। तो दोनों के लेवल कम होने से यहाँ इनको ब्लड नहीं मिलेगा, एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगी और 28वें दिन वो पुनः बाहर निकल जाएगी। ये क्रिया लगातार चलती रहती है और कार्पस ल्यूटियम यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये अपरा निर्माण में भी सहायता करता, प्लेजेंटा में, और प्लेजेंटा फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करते हैं। तो ये था ह्यूमन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और यदि नहीं समझ में आया तो 2 या 3 बार आप वीडियो को देखेंगे और थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे लिखते हुए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसमें डेज, हार्मोन्स लेवल, ये सब बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं। वीडियो में मैं इसके अलावा बीच बीच में थोड़े से जो रेखीय आपको डायग्राम्स भेजती हूँ, आप उस पर भी फोकस्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और मेरे आंसर दीजिए मेरे क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि GnRH का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, GnRH किस एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है? ठीक। प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनने तक का जो सफर है उसमें कौन सा हार्मोन भूमिका निभाता है? अगला, पूर्व अंडोत्सर्गी स्टेज, प्री ओव्यूलेशन पीरियड कितने दिनों का होता है?
फिर ओव्यूलेशन किस मासिक चक्र के किस दिन होता है। ये हो गए मेरे क्वेश्चंस। आप आंसर दीजिए, आंसर ध्यान में रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो उसके बेसिक्स है, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।